जातिगत जनगणना के सुर एक बार फिर से बिहार में तेजी पकड़ने लगे हैं। समाजवादी राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग का आधार जातियां एक बार फिर से गिना जाना मांग रही हैं। खास करके वो जातियां जो प्रिविलेज्ड कैटेगरी में नहीं आती हैं। लंबे समय तक चुप रहने के बाद एक बार फिर से बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हम बिहार में कोई भी जनगणना नहीं होने देंगे। समाजवादी राजनीति से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो ऐसे बयान देना समाजवादी राजनेताओं का अपना एक स्टाइल रहा है और इस बात को मनवाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पटना से दिल्ली तक वो पदयात्रा करेंगे और साफ कह दिया है कि अब हमारे पास सड़कों पर उतरने और पटना से दिल्ली की यात्रा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो क्या है जातिगत जनगणना? बातें बहुत सारी हो चुकी हैं इस विषय में, लेकिन एक बार फिर से मैदान में मुद्दा आया है तो बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। नफे क्या है, नुकसान क्या है, किस आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ लोग कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, तो कुछ लोगों का तर्क होता है कि इससे समाज का ढांचागत विकास हो सकेगा। तो आज के जनता जंक्शन शो की बड़ी खबर यही है कि बिहार का विपक्ष एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो जो सामान्य जनगणना होती है उसमें जाति पर आधारित जनगणना होती है। इस जनगणना में दलितों, आदिवासियों और उसमें शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी को गिन के बताया जाता है, लेकिन इस जनगणना में कभी भी ओबीसी, निचली और मध्यम जातियों को गिनती में अलग से नहीं बताया जाता है। और इस समूह को अगर आप राजनीतिक परिभाषा में देखना चाहते हैं तो बहुजन वर्ग कहते हैं, और आसानी से समझना है तो बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी थी उसका परिभाषा देख लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मंडल कमीशन की बात माने, जो एक तरीके से इस जाति जो वर्ग है उसके उद्धार के लिए माना जाता है कि बहुत अच्छा काम किया था। मंडल कमीशन के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व तकरीबन 52% है। इससे आप समझ सकेंगे कि बहुजन इनको क्यों कहा गया है। और अब और चीजों पर बात करें उससे पहले हमको समझना होगा कि बिहार में हो क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो पार्टियां सरकार में हैं, जिस गठबंधन के लोग सरकार में हैं, तो वहां पर भी इस चीज को लेकर के मतभेद है। जैसे अगर जातिगत जनगणना की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के मत अलग अलग हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लिखित में दे देते हैं, और जनता दल यूनाइटेड विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब इसकी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा भारतीय जनता पार्टी की सियासत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत जाति पर आधारित नहीं है, उसका ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर होता है। वो धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट लेती है और इसका फायदा ये होता है कि जब प्रत्याशी चुनने होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जातियों की तरफ नहीं देखना होता है। देखती है भाजपा भी जातियों की तरफ, लेकिन खुले मंच पर इस तरह की बातें भाजपा नहीं करती है। सामान्यतः अगर आप देखेंगे भाजपा का फॉर्मूला जो है उसमें प्रत्याशी उनका पहले हिंदू होता है, उसके बाद फिर किसी जाति का होता है। लेकिन अगर आप जनता दल यूनाइटेड को देखेंगे या राष्ट्रीय जनता दल को देखेंगे या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे, किसी भी पार्टी को, ऐसी पार्टी को देखेंगे, तो उनका आधार जातियों पर टिका होता है। अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां एक एक वोट की गिनती रखती हैं, उनके पास एक एक वोट की गिनती होती है। एक एक सीट पर इस बात के समीकरण का ख्याल रखा जाता है कि कौन सी जाति का कहां पर वर्चस्व है, किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ सकेगी। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 8 वर्षों से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। उसके शासन के बाद तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मुश्किल हो चुका है कि वो वोटर्स को जाति के आधार पर उसी तरीके से बांट करके सियासत कर सके, या जो पहले से ही जाति के आधार पर बट चुके हैं उनके बीच में जाकर के सियासत कर सके। मसलन आप लालू यादव को देखेंगे तो वो कभी भी धर्म पर बात करते हुए नजर नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो एक तरीके से सेकुलर बात करते हुए नजर आते हैं। वो जाति पर बात करते हैं, जाति की सियासत करते हैं। लेकिन अब चाहे जो पार्टी हो वो इस बात को स्वीकार करने से गुरेज नहीं करेगी कि हिंदूवादी राजनीति ने उसकी जातिवादी राजनीति का बहुत नुकसान किया है और सत्ता उसके हाथों से छीन ली है। और अगर जातिगत जनगणना होती है और जाति के आधार पर जो गिनती होती है उसको सार्वजनिक किया जाता है तो पुरानी जातिगत राजनीतिक चेतना को वोटर्स के बीच जागृत किया जा सकता है। और इसीलिए चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ये सभी कई मुद्दों पर एक दूसरे से मतभेद रखते हुए भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक हो जाते हैं, क्योंकि यही से उनको अपनी सियासत को जिंदा करने का ईंधन मिलता हुआ नजर आता है। अब इसकी जरूरत सियासत के अलावा क्यों है? सियासत के अलावा अगर आप जाएंगे बाहर
कि सियासत से बाहर देखें जातिगत जनगणना की क्या आवश्यकता है। अब यहां तक हमने बात करी सियासत को लेकर के, लेकिन क्या इन जातियों का कोई अस्तित्व सियासत के अलावा भी है? क्या इस जातिगत जनगणना का असर सियासत के अलावा किसी मसले पर पड़ेगा? उस चीज को समझना पड़ेगा। तो इसके कुछ कारण हैं, 2-3 कारण हैं, उनको समझिए। पहला कारण यह है कि अगर कोई सामाजिक वर्ग अगर वंचना का शिकार है, मतलब उसको वंचित रखा गया है, तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला काम है कि उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। यह अध्ययन उनकी वास्तविक संख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए। अगर वास्तविक स्थिति पता होगी तो काम आसान होगा, और अगर वास्तविक स्थिति पता ही नहीं होगी तो उनके उत्थान हेतु नीति निर्माण कैसे हो पाएगा। इसके अलावा एक और कारण है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास जो कहा जाता है उससे संबंधित है। कोई भी देश अगर आप देखेंगे तो सही अर्थों में तभी विकसित और सफल हो सकता है जब वो समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करता है, और खास करके बहुजन वर्ग का, उस आबादी का जो 52% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान में रखती है और बहुत ज्यादा विकसित की कैटेगरी में नहीं रखी जाती है। इसके अलावा एक और कारण, इस जो वर्ग है जो 52% वाला है, इसको विभिन्न जातियों के मध्य जो विसंगतियां हैं उसके समाधान परक फैसले के तौर पर भी देखा जाता है। इंदिरा साहनी का एक मामला आया था, अगर आप उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उसको कोट करते हुए देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन कराया जाना चाहिए, ताकि इस वर्ग की ऐसी जातियों को जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर वंचना से मुक्त हो गई हैं उनको पहचाना जा सके। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पर कहा गया है कि जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर वंचना से मुक्त हो गई हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए। और यहीं से शुरू होता है जातिगत जनगणना करने, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका तर्क। उसमें उनका सबसे पहला तर्क और सबसे आसान और मजबूत तर्क होता है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। सियासत ने कम से कम यही हमको बताया है। लेकिन आजादी के समय भी इस पर बहस हुई थी। जब भारत में संविधान बन रहा था, जातिगत जनगणना या जनगणना को लेकर के बात हो रही थी, तब भी इस पर बहस हुई थी। तब यह कहा गया था कि अगर इन जातियों को पहचाना जाएगा और साथ ही साथ इनकी मूल समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा तो जातिवाद बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। अब इसके विपक्ष में एक तरफ हम अगर बिहार की बात करें तो यादव बिरादरी, खास करके अगर हम बात करें, बड़ी आबादी है, तो इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम से कम बीते 30 वर्षों में बढ़ा है। जहां सत्ता के केंद्र में यादव हमेशा से रहे हैं, बीते कम से कम 30 वर्षों से। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी स्थितियों में परिवर्तन आया है, वो समृद्ध हुए हैं हर रूप में। या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वहां भी यादव बिरादरी की सियासत समाजवादी पार्टी ने की है और बड़े लंबे वक्त तक सियासत का केंद्र बनी रही है। और आज की तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वजह से उनकी स्थितियां बेहतर हुई हैं। लेकिन क्या जो इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट था उसको मानते हुए तमाम जब उदाहरण दिए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, तो क्या उस कोर्ट को मानते हुए ये कहेंगे कि इस जाति जो समूह है उसकी स्थिति बेहतर हुई है, तो हम हर समाज की भलाई चाहते हैं तो हम दूसरे समाज की भलाई के लिए अपना रास्ता छोड़ देंगे अन्य जातियां ताकि बेहतर हो सके। इस चीज को लेकर के जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका तर्क है कि एक तरीके से अन्य जातियों के हक खाने की राजनीति ये पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती हैं। जातिगत जनगणना होगी, इनके अंदर समृद्धि आई होगी, उसकी भी बात होगी, और बात इनके वर्चस्व की भी होगी। उसके बाद सियासत इनके लिए आसान हो जाएगी। पूरे प्रदेश के स्तर पर या देश के स्तर पर एक मैसेज जाएगा कि आपकी इतनी आबादी है, अगर आप चाहें तो सियासत का आप केंद्र दोबारा से बन सकते हैं, खोई हुई प्रतिष्ठा को, राजनीतिक प्रतिष्ठा को हासिल कर सकते हैं और इसके जरिए राजनीति को दोबारा से जिंदा करने का मौका मिलेगा। लेकिन विरोध करने वालों का यही कहना है, ना राष्ट्रीय जनता दल ना समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जो तार्किक रूप से सही है, जो एक तरीके से आपको रिजल्ट की तरफ लेकर के जाता है और एक समाज को उत्थान की तरफ लेकर के जाता है, उस पर बात नहीं करेंगे। बकाया तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम यहां से जाकर के दिल्ली तक जाएंगे पदयात्रा करते हुए, तो देखने वाली बात होगी क्या नीतीश कुमार का उनको साथ मिलता है। बीते दिनों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर साथ देते हुए नजर आए हैं। बकाया पार्टियां भी इस चीज पर घमासान मचा हुआ है। कई लोगों पर आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि क्रेडिट खा रहे हैं। इसको लेकर के भी एक मसला बनने वाला है। आने वाले दिनों में शायद जो एक ग्रुप है अभी तक कहता आया है कि हमको जातिगत जनगणना करवानी है, आने वाले दिनों में वो जातिगत जनगणना खास जातिगत जनगणना में भी तब्दील हो सकती है। वो अपनी जाति की सियासत करने लगे कि हमें इस जाति की जनगणना से मतलब है, बकाया की हो चाहे ना हो। अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है जातिगत जनगणना को लेकर के, खास करके बिहार में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट।
दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की दौलत में बीते 24 घंटे में तगड़ी कमी आई है। टॉप 10 अमीरों की बात करें तो पहले पायदान पर काबिज एलन मस्क से लेकर के नंबर 10 पर मौजूद मुकेश अंबानी तक सभी को नुकसान हुआ है। और अभी जब हम आपको खबर बता रहे हैं तब तक भी उनकी संपत्तियों में लगातार नुकसान की ही खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और खबर, पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए रॉकेट लॉन्चर के हमले में TNT ट्राइनाइट्रोटोलिजन पदार्थ का उपयोग हुआ था। यह खुलासा खुद पंजाब के पुलिस के DGP VK भवरा ने किया है। मोहाली के विभिन्न विंगों के अधिकारियों के साथ खुफिया दफ्तर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भवरा ने कहा कि इस हमले को पंजाब पुलिस एक चैलेंज के तौर पर ले रही है। इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। तमाम पार्टियां जो अभी फिलहाल पंजाब की सियासी जो शक्ति है, राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर हमलावर है। इसके अलावा एक खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए। मामला अटक रहा था आरक्षण को लेकर के। OBC आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अलावा एक खबर बिहार से। BPSC 67वीं PT की परीक्षा के पेपर आउट होने के पीछे आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और एक तरीके से इसको भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। इस बार ऐसे कॉलेज को सेंटर बना दिया गया जिसे 5 साल पहले ही किसी भी परीक्षा के लिए बैन कर दिया गया था। भोजपुर के कुंवर सिंह कॉलेज को सेंटर बनाने का मामला है और कहा जा रहा है कि 5 साल पहले उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन आयोग के द्वारा उसको सेंटर बनाया गया। इसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अगर किसानों को खदेड़ने की धमकी वाला बयान नहीं दिया होता तो लखीमपुर में हिंसक घटना नहीं हुई। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद किसान संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को जमानत रद्द कर दी थी। इस समय आशीष मिश्रा जेल में है। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया है और हाईकोर्ट की यह टिप्पणी अहम हो जाती है कि अगर मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो ये हिंसा नहीं हुई होती। आने वाले दिनों में जो किसान संगठनों का दबाव है, हम उसका असर भी देख सकते हैं कानून के कामकाज पर, और शायद जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत रस्किन बॉन्ड की तरफ से है। वो कहते हैं प्रकृति के करीब रहें और आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात होती है तो अकेलापन और डिप्रेशन की बात होती है। बहुत सरल सा इसका उदाहरण है कि तमाम दुनियादारी से थोड़ा सा प्रकृति के करीब हो, अपने करीब हो, जिंदगी आपको बेहतर नजर आए। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।